सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के लेसन नंबर 2 स्वतंत्रता इसका प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न का नाम है स्वतंत्रता के विभिन्न रूप। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने स्वतंत्रता के 8 रूप दिए हैं। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता, चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता, पांचवा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, छठा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आठवां है धार्मिक स्वतंत्रता और नौवां है नैतिक स्वतंत्रता। प्रिय विद्यार्थियों, हम इनका एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। पहला जो है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्रिय विद्यार्थियों, प्राकृतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो मनुष्य की राज्य से पहले प्रयोग करता था। यानी जब राज्य नहीं बना था, जिस स्वतंत्रता का मनुष्य तब प्रयोग करता था वह प्राकृतिक स्वतंत्रता है। कुछ लेखकों के अनुसार व्यक्ति को प्रकृति द्वारा स्वतंत्र पैदा किया गया है। उसे हर कार्य करने का पूरा अधिकार है और उसकी किसी भी कार्य करने की शक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। परंतु अधिकतर लेखकों का मत है वो इससे सहमत नहीं है। उनके विचार में इस प्रकार की निरंकुश स्वतंत्रता की बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य के आपसी संबंध जिसकी लाठी उसकी भैंस सिद्धांत के आधार पर आधारित हो जाएंगे। यानी अगर इस प्रकार का हुआ काम तो कोई भी बलवान व्यक्ति किसी भी कमजोर व्यक्ति को दबा करके उस पर अपनी सत्ता काबिज कर लेगा। इसलिए वर्तमान के लोकतांत्रिक राज्य में प्राकृतिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। दूसरी जो स्वतंत्रता है वह है नागरिक स्वतंत्रता। प्रिय विद्यार्थियों, नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो एक व्यक्ति को एक संगठित समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के उन अधिकारों से संबंध रखती है जिनका प्रयोग करके वह अपना नागरिक जीवन उन्नत कर सकता है और अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकता है। इनमें जीवन का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार इत्यादि अधिकार शामिल हैं। तीसरी जो स्वतंत्रता है वह है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसके द्वारा नागरिकों को राज्य के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्यों के कार्यों में क्रियाशील होना है। इसी प्रकार से लिकांक ने भी कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता है और इसका अर्थ है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित अधिकार आते हैं या निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। पहली जो है वह मतदान का अधिकार, दूसरी जो है चुने जाने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार तथा उसकी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार। ये सारे के सारे राजनीतिक अधिकार हैं। चौथे नंबर पर जो हमने दी है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रिय विद्यार्थियों, यह नागरिक के उस अधिकार को मान्यता देती है जिसमें उसे अपने रोजगार को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अपनी आजीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। प्रत्येक नागरिक की भूख तथा बेरोजगारी के भय से मुक्ति ही आर्थिक स्वतंत्रता है। इसको प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समान अवसर दिए जाएं। पांचवें नंबर पर जो स्वतंत्रता है वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता।
प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ एक राष्ट्र की विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता है। जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत प्रिय है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता भी जरूरी है। धर्म, भाषा, जाति तथा संस्कृति के आधार पर संगठित राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वह आर्थिक तथा राजनीतिक विकास नहीं कर सकता। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उसको बनाए रखने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। भारत के लोगों ने 1947 से पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो बलिदान दिए वह किसी से छिपे नहीं हैं। छठे नंबर पर जो आती है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। अतः समाज के कल्याण के दृष्टिकोण से यदि उसके उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाएं जिनका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है तो यह अनुचित नहीं, परंतु उनके उन कार्यों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए जो केवल उनके जीवन से संबंधित है। इन्हीं कार्यों से संबंधित स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता से है जो व्यक्तियों के अपने निजी जीवन से संबंधित है। अपने निजी मामलों में प्राप्त स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं, जैसे वस्त्र, रहन सहन, पारिवारिक जीवन, विवाह संबंध इत्यादि। ये सारे के सारे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। सातवां जो बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों, वह है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, पूजा पाठ करने व धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। आधुनिक युग में अधिकांश देशों ने अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अंतिम जो बिंदु है वह है नैतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों द्वारा ही प्रदान नहीं की जा सकती। यह एक मनोवैज्ञानिक भावना है जिसे मनुष्य अनुभव करता है। व्यक्ति केवल तभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है जब वह नैतिक रूप से भी स्वतंत्र हो। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि व विवेक के अनुसार तथा अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व को सम्मान प्रदान करते हुए निर्णय ले सके व कार्य कर सके। यही नैतिक स्वतंत्रता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे 8 प्रकार की स्वतंत्रता की है। प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी जब राज्य नहीं बना था तब जो स्वतंत्रता हमें मिली थी वह प्राकृतिक स्वतंत्रता है। उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते थे और हंसते खेलते थे, वह प्राकृतिक स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता यानी समाज में रहते हुए हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह नागरिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि इलेक्शन लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, ये सारे के सारे जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता में हम अपना काम अपनी इच्छा से कर सकें, ये आर्थिक स्वतंत्रता में आता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी राष्ट्र को आज़ाद करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना, यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता में आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपनी पर्सनल स्वतंत्रता होती है, तो जो अपनी पर्सनल स्वतंत्रता है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और नैतिक स्वतंत्रता जो है वह केवल बाहरी परिस्थितियों द्वारा ही प्रदान नहीं की जा सकती। यह एक मनोवैज्ञानिक भावना है जिससे मनुष्य अनुभव करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं आज हमने की हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कॉल कर सकते हो और फ़ोन के द्वारा मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।